नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन में राजस्थान के अभ्यारण्य। तो ये हमारी ईवीएस की 16वें नंबर की क्लास है। आप सभी को यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है ईवीएस यानी पर्यावरण की, और आप सभी लोग उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो अभ्यारण्यों के बारे में अगर चर्चा करें हम, तो राजस्थान में 26-27 अभ्यारण्य है, उनके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ आज चर्चा करेंगे। पहला है हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो यह जैसलमेर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। बात करें हम यहाँ के इसके विस्तार की, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंतर्गत 1900 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और बाड़मेर जिले की बात करें तो यह 1262 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 8 मई 1981 को की गई थी। ध्यान रखेंगे ये 2 जिलों में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 3162 किलोमीटर है। और बात करें यहाँ पर तो जैसलमेर में 1900 और बाड़मेर के अंदर 1262। यह राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य माना जाता है। इस अभ्यारण्य के अंतर्गत जीवाश्म अवशेष पाए गए थे, जिसको हम वुड ऑकल वुड फॉसिल पार्क के नाम से जानते हैं। ये नोट कर लेना है आपको, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस अभ्यारण्य में लाठी सीरीज क्षेत्र भी स्थित है, यानी जैसलमेर के अंदर लाठी सीरीज क्षेत्र भी स्थित है। यह आप लोगों ने भौतिक प्रदेशों के अंदर पढ़ा होगा, पश्चिम मरुस्थल प्रदेश के अंदर। तो लाठी सीरीज क्षेत्र, ठीक है भाई। एक बार सभी क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। सर्वाधिक गोडावन इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, और सेवन घास भी यहीं पर पाई जाती है इसी अभ्यारण्य में। गोडावन पक्षी के संरक्षण के लिए 12 जिले के सोरसेन क्षेत्र में एक कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर की भी स्थापना की गई है, और इस सेंटर का जो सैटेलाइट फैसिलिटी है वो जैसलमेर में स्थापित किया जाएगा। ये नवीनतम अपडेट के साथ मैंने आपको बताया है कि कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, सोरसेन 12 के अंदर, और इसका सैटेलाइट फैसिलिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा, जैसलमेर के अंदर किया जाएगा। इस अभ्यारण्य को स्फीयर रिजर्व पार्क भी बनाया जाना प्रस्तावित है। इस अभ्यारण्य को क्या बनाएंगे साथियों, स्फीयर रिजर्व पार्क भी बनाया जाएगा। इसमें प्रमुख जीवों की बात करें तो गोडावन, पीवड़ा सर्प, कोबरा सर्प, स्पेंड वाइपर सर्प और एंडरसन टॉड आदि पाए जाते हैं। अब आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2009 में राष्ट्रीय मरु उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना प्रस्ताव रखा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको 2009 में विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की बात की गई थी। सरकार ने इसका प्रस्ताव भी रखा था, राज्य सरकार ने, परंतु यूनेस्को ने इसको शामिल नहीं किया। और आपको ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। और अभ्यारण्य कौन सा है जो हमारा विश्व धरोहर सूची में शामिल है, वो हमारा केवलादेव। ध्यान रखें आप लोग, केवलादेव अभ्यारण्य ऐसा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान ऐसा है जो हमारा इकलौता विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आगे बात करते हैं, शाहगढ़ वल्ज क्या है भाई, यह भी जैसलमेर के अंदर है। इसका चयन चीता पुनर्वास योजना के लिए किया गया। यहाँ पर अफ्रीका और ईरान से चीतों को लाकर रखा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, शाहगढ़ वल्ज जैसलमेर में है। नेक्स्ट अभ्यारण्य हमारा गजनेर अभ्यारण्य, नोट कीजिएगा सारी चीज़ें, बीकानेर के अंदर है। यह अभ्यारण्य बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, जिसको हम रेत का तीतर भी कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो इंपीरियल सेंट गाउन है, ठीक है भाई। वन विभाग की तरफ से अगर बात करें तो वन विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें इस गजनेर अभ्यारण्य का उल्लेख नहीं है। ये नोट कर लीजिए आप लोग। राजस्थान के ऐसे 2 अभ्यारण्य हैं जिनका वन विभाग की ऑफिशियल साइट पर कोई भी नाम उल्लेखित नहीं है। तो पहला हमारा हो गया गजनेर, और दूसरा अभ्यारण्य जो है वो है हमारा सरिस्का ए। कौन सा है, सरिस्का ए। ये बात ध्यान रखना, ये 2 अभ्यारण्य ऐसे हैं जिनका वन विभाग की सूची में कोई उल्लेख नहीं है वेबसाइट पर। तीसरा आता है हमारा सरिस्का अभ्यारण्य। देखिए, सरिस्का अभ्यारण्य अलग है और सरिस्का ए अभ्यारण्य अलग है, दोनों में अंतर समझिए आप लोग। एक तो मैंने बोला सरिस्का ए या ए, ठीक है ना। तो ये अभ्यारण्य अलग है, इसका उल्लेख वन विभाग की सूची में नहीं है, वेबसाइट पर नहीं है। जबकि ये अभ्यारण्य आप सबको पता है, पढ़ते आ रहे हो आप शुरू से ही।
तो सरिस्का अभयारण्य अलवर में है। इसको अभयारण्य का दर्जा साथियों 1955 में दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित कब किया गया था? 1990 में किया गया था। ठीक है, 1978 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखें, राजस्थान की जो दूसरी टाइगर प्रोजेक्ट योजना थी वो हमारी सरिस्का अभयारण्य में चलाई गई थी 1978 के अंदर। वर्ष 1978 में सरिस्का अभयारण्य में बाघ बचाओ परियोजना भी लागू की गई थी। नोट कर लीजिए आप लोग, यह राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना थी। सर्वाधिक मोर जो मिलते हैं साथियों वो सरिस्का अभयारण्य में मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और आपसे पूछा जाए कि भाई मोर अभयारण्य कहाँ स्थित है, बताइए मोर अभयारण्य कहाँ पर बनाया जाएगा? मोर अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा बताओ, कमेंट करके फटाफट बताओ। ये प्रस्तावित है मोर अभयारण्य अभी तक के लिए, ठीक है, कमेंट करिए फटाफट। लो भाई आ गया, मोर अभयारण्य झुंझुनू जिले में प्रस्तावित है। ठीक है, मैंने साथ ही साथ फैक्ट लिख दिए, आपको ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। सरिस्का हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। सरिस्का अभयारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। नागौर जिले के थांवला ग्राम और अजमेर जिले के तिलोरा गांव में भी हरे कबूतर पाए जाते हैं, लेकिन अभयारण्य की बात की गई है तो सरिस्का में पाए जाएंगे। अलवर के महाराजा तेज सिंह के समय एक फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई थी जो लगभग 1947 में बनकर तैयार हुई और इस रिपोर्ट को हम पीली किताब के नाम से भी जाना जाता है। पीली किताब के नाम से जानते हैं साथियों, ध्यान रखना। सिलीसेट झील ये सबको पता है अलवर में, ठीक है, राजस्थान का नंदनकानन कहते हैं। क्रॉस का पठार अलवर में, कांकरवाड़ी का पठार अलवर में, ये सभी के सभी इसी अभयारण्य में स्थित है। इस अभयारण्य में कांकरवाड़ी के किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को भी बंदी बना करके रखा था। आपसे पूछे कि नेडा की छतरी कहाँ स्थित है, तो सरिस्का अभयारण्य में है। सरिस्का अभयारण्य में राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित एक होटल जिसका नाम है टाइगर डेन भी स्थित है। टाइगर डेन होटल जो है साथियों, टाइगर डेन होटल वो कहाँ पर है? सरिस्का अभयारण्य में है। इस अभयारण्य में पांडनपुर हनुमान जी मंदिर, भरतरिका मंदिर, नीलकंठ महादेव, नारायणी माता का मंदिर, अलवर और ताल वृक्ष, ये सब के सब कहाँ है साथियों? ये सब के सब हमारे अलवर जिले में है। ताल वृक्ष है, ये ध्यान रखना। ताल छापर तो चूरू में है, लेकिन ताल वृक्ष कहाँ पर है? अलवर में। अब हम बात करते हैं हमारी सरिस्का ए अभयारण्य, ठीक है, ये भी अलवर में है और राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। मात्र कितना है? 3 किलोमीटर एरिया में लगभग, और इसकी स्थापना 20 जून 2012 को की गई थी और इस अभयारण्य का उल्लेख वन विभाग की ऑफिशियल साइट पर नहीं है। मैंने आपको अभी बताया था कि राजस्थान के ऐसे 2 अभयारण्य हैं जिनका उल्लेख वन विभाग की ऑफिशियल साइट पर नहीं है। पहला तो है हमारा सरिस्का ए अभयारण्य और दूसरा है हमारा गजनेर अभयारण्य बीकानेर वाला। ठीक है भाई, गजनेर अभयारण्य बीकानेर वाला, तो ये आप लोगों को दोनों याद रखने हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं नाहरगढ़ अभयारण्य। ये जयपुर ग्रामीण और जयपुर दोनों जिलों में विस्तृत है। ओके, इसे अभयारण्य का दर्जा 1982 में दिया गया था, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 50 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य का तीसरा जैविक पार्क भी स्थापित किया गया। आपसे पूछे कि भाई राजस्थान का तीसरा जैविक पार्क, मैंने आपको जैविक पार्कों के बारे में इससे पहले वाली वीडियो जो है क्लास नंबर 14 में आपको जैविक पार्कों के बारे में बताया, ध्यान रखें आप लोग। यह अभयारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य में भालू बचाव केंद्र, ये जो देश का तीसरा भालू सिक्योरिटी सेंटर है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है। इस अभयारण्य में एलिफेंट सफारी भी संचालित है। यहाँ पर प्रमुख जीव पाए जाते हैं बाघ, लंगूर, सेही, पाटागो आदि पाए जाते हैं। किसमें? नाहरगढ़ अभयारण्य में। सबके सब नोट्स बना लीजिए आप लोग एक बार इनके। जंबा रामगढ़ अभयारण्य जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। नीलगाय और लंगूरों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य जयपुर का पुराना शिकारगाह कहलाता है। इसको अभयारण्य का दर्जा 1982 में दिया गया था और इसका क्षेत्रफल बात करें तो 360 वर्ग किलोमीटर है। इस अभयारण्य से बाणगंगा नदी निकलती है। अब कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी नदी किस अभयारण्य से निकलती है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हर अभयारण्य के अंदर कोई ना कोई नदी मिलेगी। तो बाणगंगा नदी किस अभयारण्य से गुजरती है? जंबा रामगढ़ अभयारण्य से गुजरती है। नोट कर लीजिए आप लोग। माउंट आबू अभयारण्य सिरोही के अंदर है और यह अभयारण्य राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य है
जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, जंगली मुर्गे किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? माउंट आबू सिरोही अभयारण्य में, जो राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य है। भारत सरकार के द्वारा जून 2009 को इस अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया है। नोट कर लीजिए, राजस्थान के किस अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो माउंट आबू अभयारण्य को किया है। इस अभयारण्य में पानी की पूर्ति कोडरा बांध से की जाती है। इस अभयारण्य में राजस्थान सरकार द्वारा औषधीय पादप शोध केंद्र की भी स्थापना की गई है। नोट करते जाइए एक एक पॉइंट को, सब इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को इंपॉर्टेंट देखिए, डेकिल पटेरा आबूएंसिस एक घास का नाम है साथियों, एक दुर्लभ प्रजाति है जो कहाँ पाई जाती है? माउंट आबू अभयारण्य में पाई जाती है। पहला प्रश्न बना डेकिल पटेरा आबूएंसिस, ये प्रश्न पूछा गया है। यहीं पर कारा घास भी पाई जाती है। इस अभयारण्य में ग्रीन मुनिया चिड़िया, ध्यान रखें, ग्रीन मुनिया चिड़िया और यूलेफरिस नामक एक सुंदर छिपकली, वो भी कहाँ पाई जाती है? इसी अभयारण्य में मिलती है, माउंट आबू के अंदर। तो 3 प्रश्न हैं और ये तीनों प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। डेकिल पटेरा आबूएंसिस घास कहाँ पाई जाएगी? माउंट आबू में। ग्रीन मुनिया चिड़िया कहाँ पाई जाएगी? ये भी कहाँ पाई जाएगी? माउंट आबू में। और यूलेफरिस नामक विश्व की सबसे सुंदर छिपकली है, वो भी कहाँ पाई जाएगी? माउंट आबू के अंदर। ठीक है, अब आपको नोट याद रखना है, मैंने आपको बताया था अभी कि जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध क्या है? माउंट आबू अभयारण्य। लेकिन जंगली मुर्गे तो साथियों कुंभलगढ़ अभयारण्य में भी पाए जाते हैं कुछ कुछ, ठीक है, लेकिन प्रसिद्ध कौन सा है? माउंट आबू, ध्यान रखना। अब बात करते हैं जयसमंद अभयारण्य, ये कहाँ पर है? उदयपुर में नहीं है साथियों, 50 जिलों के अनुसार सलूम्बर में आ गया है। जयसमंद अभयारण्य, जयसमंद झील, ये सब पढ़े होंगे आपने, लासाड़िया का पठार, ये सब के सब सलूम्बर जिले में है। इस अभयारण्य को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। यह अभयारण्य बघेरा, बोहरा बोहरी के लिए प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य में रूठी रानी का महल भी बना हुआ है और इस अभयारण्य में लक्कड़बग्घा, बघेरा, शियार आदि पाए जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए क्लास को एक बार लाइक कर दो प्लीज़, सभी के पैसे नहीं लग रहे आपके। सज्जनगढ़ अभयारण्य, यह उदयपुर जिले में है। ठीक है भाई, चलिए सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में है और यह राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। ठीक है, अब आपको नोट करना है, सबसे बड़ा, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, सबसे बड़ा पूछा जाए तो राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। सबसे छोटा पूछा जाए तो सरिस्का ए अभयारण्य। कौन सा है? सरिस्का ए अभयारण्य। और इससे सरिस्का ए अभयारण्य से बड़ा कौन सा है? दूसरा छोटा तो सज्जनगढ़ अभयारण्य। ठीक है भाई, याद रखना सबको, दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य सज्जनगढ़ है। यह मेवाड़ के शासकों का पुराना शिकारगाह होता था। यह अभयारण्य नीलगाय और लोमड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य में अरावली पर्वतमाला की टीला नुमा आकृति को हम क्या कहेंगे? हमों की भू कहते हैं। इस अभयारण्य में वाशंद्रा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला बना हुआ है और सज्जनगढ़ जैविक पार्क भी आपको पता होना चाहिए, राज्य का पहला जैविक पार्क यानी पहला जैविक उद्यान यानी बायोलॉजिकल पार्क जो है कौन सा है? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है। पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा था? सज्जनगढ़ था। ये आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ क्लास नंबर 14 के अंदर। बायोलॉजिकल पार्क हमारे कितने? 6, 2 प्रस्तावित हैं और 4 ऑलरेडी बने हुए हैं। अगला अभयारण्य है फुलवारी की नाल। चलिए भाई, फुलवारी की नाल कहाँ पर है? उदयपुर में। और यह अभयारण्य मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रहा है। यह सोम नदी गुजरती है। बताइए फुलवारी की नाल से कौन सी नदी गुजरती है? सोम नदी गुजरती है तथा मेहदी नामक बांध भी इसी अभयारण्य में बना हुआ है। इस अभयारण्य से मासी बाकल नदियों का उद्गम होता है, ध्यान रखना। इस अभयारण्य से मासी और बाकल नदियों का भी उद्गम होता है और इस अभयारण्य में ह्यूमन एनाटॉमी पार्क भी बनाया गया है। ओके, चलिए अगला अभयारण्य है सीता माता अभयारण्य और इसका विस्तार साथियों 3 जिलों में है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। और सबसे खास इंपॉर्टेंट बात है साथियों, सीता माता अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है सीता माता अभयारण्य में और ये प्रश्न 8-10 बार अब तक हर एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अब आपको उड़न गिलहरी के बारे में हम बता देते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना, रेड फ्लाइंग क्यूरल पैस्टारिस्टा एल्वीवेंटर, सबसे बड़ा नाम इसी का है भाई। इसको स्थानीय नाम क्या है? मशोबा,
ध्यान रखना, वुडन गिलहरी को मशोबा कहते हैं स्थानीय भाषा में। और इसका सबसे प्रिय भोजन क्या है? महुआ का जो पौधा है, आपने देखा इससे शराब बनाई जाती है, तो वो महुआ का वृक्ष जो है इसका प्रिय भोजन है। आगे बात करते हैं इसी में। राज्य में सर्वाधिक सागवान के जो वृक्ष है साथियों, सीता माता अभ्यारण्य में मिलते हैं। यहाँ चौशिंगा हिरण भी पाए जाते हैं जिनको हम घंटेल या भेड़ल कहते हैं। यह अभ्यारण्य चीतलों की मातृभूमि, नोट कीजिए, चीतलों की मातृभूमि सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता मंदिर में लवकुश नामक 2 झरने भी इसी अभ्यारण्य में स्थित है। इस अभ्यारण्य में कर्ममोचनी नदी का उद्गम होता है। कर्ममोचनी नदी किससे निकलती है? सीता माता अभ्यारण्य से। जाखम, सीता माता, करमोई, नालेश्वर सभी नदियां इसी अभ्यारण्य से होकर के गुजरती हैं। अब आप लोग इनको नोट कर लीजिए। अगला हमारा अभ्यारण्य वस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है? वस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। यह अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के संगम पर बना हुआ है। यह अभ्यारण्य चीतलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य से बामनी और औराई नदी गुजरती है। 2 नदियाँ गुजरती हैं, कौन कौन सी? बामनी व औराई। इस अभ्यारण्य में जालेश्वर महादेव का मंदिर भी बना हुआ है। गुड, चलिए आगे बात करते हैं। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में। इस अभ्यारण्य में तेज तरार व नुकुल घाटियां बनी हुई है जिनमें चंबल व बामनी नदी का संगम होता है। और इसी संगम पर चुलिया जलप्रपात भी बना हुआ है। चंबल नदी पर, ध्यान रखना, चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात बना हुआ है। किस जिले में? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य के अंदर। अगला है हमारा शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, 12 जिले में। इस अभ्यारण्य से परवन नदी निकलती है। ध्यान रखना, कौन सी? परवन नदी इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। इस अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। इस अभ्यारण्य में गमधर शिकार होदी भी बने हुए हैं। अगला अभ्यारण्य है दर्रा अभ्यारण्य, कोटा झालावाड़ जिले में। इसका विस्तार है दर्रा अभ्यारण्य का। मुकुंदरा हिल्स अलग है, दर्रा अभ्यारण्य अलग है, दोनों में अंतर ध्यान रखना। दर्रा अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा वर्ष 1955 में दिया गया था और यह राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर प्रोजेक्ट दोनों का हिस्सा है। अगला अभ्यारण्य है जवाहर सागर अभ्यारण्य और इसका विस्तार कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान का यह एकमात्र जलीय अभ्यारण्य है। ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र जलीय अभ्यारण्य है जिसका नाम है जवाहर सागर अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। अब आपको एक प्रश्न नोट करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। मगरमच्छों को नंगे हाथों से पकड़ने की जो कला आती थी वो सबसे प्रसिद्ध कौन था? रामचरण मीना। रामचरण मीना जो अपने नंगे हाथों से मगरमच्छों को पकड़ लेता था, इतनी अच्छी कलाकारी थी। और इसी वजह से रामचरण मीना को देसी स्टीव इरविन कहा जाता है। राजस्थान का देसी स्टीव इरविन किसे कहते हैं? रामचरण मीना को कहते हैं, क्योंकि ये अपने नंगे हाथों से मगरमच्छों को पकड़ लेते थे। इस अभ्यारण्य में जियोमोर्फोलॉजी पर्यटन केंद्र भी विकसित किया जा रहा है और इस अभ्यारण्य में उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान स्थित है। ध्यान रखेंगे आप लोग, उत्तरी भारत का नहीं। अब पूछे आपसे कि राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ पर है, तो जवाहर सागर अभ्यारण्य में। और अब जो दूसरा बनाया जाएगा, अभी आपको आज वीडियो बना रहा हूँ, तो आज के बाद की बात करें तो वो लेटेस्ट अपडेट में, तो सर्प उद्यान जो विकसित किया जाएगा वो कोटा जिले में किया जाएगा। ध्यान रखना, आगामी समय में सर्प उद्यान प्रस्तावित कहाँ पर है? कोटा जिले में। बात करें अगला 17वां है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। इसका विस्तार कई जिलों में है, ठीक है, क्योंकि ये चंबल जो नदी है उसमें बना हुआ है। तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन जिलों में इसका विस्तार है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य साथियों जो 2 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर फैला हुआ है, क्योंकि चंबल नदी 2 राज्यों से गुजर रही है, आप सबको पता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान दोनों से गुजर रही है और साथ में फिर यूपी में जाती है, जमुना में मिल जाती है वो आगे चल के। तो ये जो अभ्यारण्य है हमारा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है, इसलिए राजस्थान का एकमात्र अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य भी है ये। इसका सर्वाधिक भाग कोटा जिले में है। यह जलीय पक्षियों की प्रजनन स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य को घड़ियालों का संसार व प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। और इस अभ्यारण्य में गांगेसेसूंस, सफलगंगाई और गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती है।
अगला अभ्यारण्य है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य जयपुर में स्थित है। बहुत से बताते हैं भाई, मैंने एक दिन बताया था एक पोलिंग में, बच्चे बता रहे थे जो जयपुर में स्थित है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अरे भाई हर चीज़, सवाई मानसिंह जो है ये जयपुर में नहीं है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य आपको याद रखना है सवाई माधोपुर में है। किसमें है? सवाई माधोपुर में। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, और इस अभ्यारण्य में चिड़ीखो नामक पर्यटन केंद्र खोला जाएगा। बस इतना याद रखना है आपको। अगला है हमारा केला देवी अभ्यारण्य। यह करौली और सवाई माधोपुर जिले में इसका विस्तार है। यह राज्य का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है। पहला आपने पढ़ा कौन सा है? पहला अभ्यारण्य कौन सा है सबसे बड़ा? राष्ट्रीय मरूद्यान। और दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? केला देवी अभ्यारण्य। लो भाई हमारे जिले का आ गया। इसका क्षेत्रफल है 676, लगभग 676 वर्ग किलोमीटर। राज्य में सर्वाधिक धोकड़ा के जो वन हैं साथियों, वो केला देवी अभ्यारण्य में मिलते हैं, करौली जिले में। यह अभ्यारण्य रणथंभौर टाइगर रिजर्व का भी एक हिस्सा है। इस अभ्यारण्य में चंबल नदी के किनारे डांग क्षेत्र पर पाया जाता है, और इसी वजह से इस अभ्यारण्य को हम डांग लैंड भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? डांग लैंड कहा जाता है। अगला अभ्यारण्य हमारा रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य। रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर जिले में है, और आपको मैं धौलपुर जिले के 3 अभ्यारण्यों के बारे में बात करूंगा। ठीक है भाई। यह अभ्यारण्य धौलपुर जिले की बाड़ी तहसील में लगभग 34.40 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। इतना याद रखना। तो रामसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? रामसागर धौलपुर में है। उसके बाद दूसरा है हमारा केसरबाग अभ्यारण्य, यह भी धौलपुर में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। यह भी बाड़ी तहसील में है। इसमें महाराजा उदयभान सिंह का निवास स्थल बना हुआ है, जहाँ पर वर्तमान में मिलिट्री स्कूल संचालित है। तो याद कितना रखना है? केवल इतना कि केसरबाग कहाँ पर है? धौलपुर में। उसके बाद वन विहार अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? धौलपुर में। इतना सा याद रखो। और यह अभ्यारण्य वन विहार ये हमारे NH 44 पर स्थित है, नेशनल हाईवे 44 पर बना हुआ है, इसके पास से गुजरता है ये। यह अभ्यारण्य राज्य में साइबेरियन सारसों का दूसरा आश्रय स्थल है। अब आपको पता होना चाहिए कि साइबेरियन सारस जो है साथियों सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? केवलादेव में। और उसके बाद अगर कुछ पाए जाते हैं तो वो कहाँ पाए जाते हैं? वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में। भरतपुर से उड़ते उड़ते धौलपुर चले जाते हैं वो। इस अभ्यारण्य को स्लॉथ बियर सेंचुरी के रूप में भी विकसित किया जाएगा। स्लॉथ बियर सेंचुरी के रूप में वन विहार अभ्यारण्य को विकसित किया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट है सबकी सभी है। वंद बरेठा अभ्यारण्य भरतपुर, इसको हम परिंदों का घर कहते हैं। परिंदों का घर किसे कहेंगे? वंद बरेठा अभ्यारण्य को। यह अभ्यारण्य जरखों के लिए प्रसिद्ध है, और यह इस अभ्यारण्य में बयाना नामक पक्षी भी पाया जाता है। वैसे बयाना एक जगह का नाम है, आपको पता है भरतपुर की तहसील है बयाना। ठीक है, भरतपुर जिले की एक तहसील है बयाना, तो वहाँ पर इसी के नाम पर एक बयाना नामक पक्षी भी पाया जाता है। इस अभ्यारण्य की आकृति अगर दूर से देखी जाए साथियों तो समुद्र जैसी दिखाई देती है। ठीक है। अगला है हमारा तालछापर अभ्यारण्य, ये चूरू जिले में स्थित है। यह राज्य का तीसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, जो सुजानगढ़ तहसील में बना हुआ है स्थित है। यह अभ्यारण्य गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली रहा है, इसलिए इस अभ्यारण्य को हम द्रोणापुर छापर भी कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है, आपने पढ़ी नहीं होगी। ताल छापर अभ्यारण्य को हम द्रोणापुर छापर भी कहते हैं, क्योंकि यह गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली रहा है। ताल छापर अभ्यारण्य की एक प्रमुख विशेषता है कि ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण मृगों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजस्थान का अभ्यारण्य कौन सा है? ताल छापर। और इनकी पसंदीदा घास कौन सी साथियों? मोथिया घास। काले हिरणों की पसंदीदा घास है मोथिया घास। यह एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में हंस प्रजाति के पक्षियों में सबसे प्रिय माने जाने वाला जो पक्षी है वो है ग्रीनलैंड गूज। कौन सा है? ग्रीनलैंड गूज है, ध्यान रखना। इसको हम क्षेत्रीय भाषा में सिल्टी सबन कहते हैं, और जूलॉजी की भाषा में इसको आंसर कहते हैं। ठीक है, चलिए। ताल छापर अभ्यारण्य में कुर्जा पक्षी भी देखने को मिलता है। हालांकि कुर्जा पक्षी साथियों वो ज़्यादातर मूल रूप से फलौदी जिले में पाया जाता है, खींचन गांव में। ठीक है, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, फलौदी खींचन गांव में ज़्यादातर पाए जाते हैं, परंतु ताल छापर अभ्यारण्य में भी देखने को मिल जाते हैं। इसमें वन्यजीव प्रबंधन और रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। इसी अभ्यारण्य में कौन सा? वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? ताल छापर अभ्यारण्य में। इस अभ्यारण्य में कुछ तालाब भी बने हुए हैं, जैसे सलीम अली तालाब, भैंसोलाब तालाब,
गंगा सिंह तालाब और डुंगोलाब तालाब। ठीक है। अगला अभ्यारण्य हमारा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, यह उदयपुर, राजसमंद और पाली जिले में विस्तार है इसका। यह राज्य का तीसरा बड़ा अभ्यारण्य है जो 3 जिलों में फैला है। इस अभ्यारण्य से निकलने वाली नदियां अपना जल दोनों ओर ले जाती है। कैसे दोनों ओर? कि कोई नदी तो बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, कोई सी नदी अरब सागर की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए बात करूं मैं, जैसे इसमें साबरमती नदी अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है, ध्यान रखना, और बनास नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य होकर। चलिए, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भेड़िया और लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जंगली धूसर मुर्गे पाए जाते हैं। ठीक है भाई, जंगली धूसर मुर्गे हैं वो। इस अभ्यारण्य में स्थित खमनौर नामक स्थान पर चंदन के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में मथाई नदी बहती है, ध्यान रखना, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से मथाई नदी निकलती है और इसी मथाई नदी के किनारे पर रणकपुर के जैन मंदिर बने हुए हैं। रणकपुर पाली के अंदर पड़ता है, देशूरी पाली। इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से औषधीय पौधों को संरक्षण देने की योजना चलाई जा रही है और यही योजना सीता माता अभ्यारण्य में भी चलाई जा रही है। दोनों अभ्यारण्य में चल रही है, सीता माता और कुंभलगढ़। ठीक है। अगला अभ्यारण्य हमारा रावली टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, यह ब्यावर, राजसमंद और पाली जिले में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य राज्य के 3 जिलों और 3 संभागों में फैला है, ध्यान रखना, 3 जिले और 3 संभाग। 3 संभाग कौन? जैसे 3 जिले ये हैं, आपने पता है आपको, संभाग कितने? 10, जिले हो गए 50। तो 3 जिले कौन कौन से हैं? ब्यावर, राजसमंद और पाली। और ये तीनों ही जिले तीनों अलग अलग संभागों के हैं। तो ब्यावर जो जिला है वो अजमेर संभाग का हो गया, राजसमंद हमारा उदयपुर संभाग का हो गया, राजसमंद जिला, और पाली जिले का पाली जिला पाली संभाग का। तो 3 जिले अर्थात 3 संभागों में फैला हुआ है रावली टोडगढ़। और लास्ट हमारा अभ्यारण्य है साथियों रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में। इस अभ्यारण्य को रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर कहा जाता है। यह राज्य का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें बाघ परियोजना नहीं होती हुई भी यहाँ पर बाघ विचरण करते हैं। तो ये बात आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर बाघ परियोजना नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ पर आप लोगों को याद रखना, बाघ परियोजना इसके अंदर विकसित कर दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लाइन को आप लोग काट दीजिए। राजस्थान की जो चौथी बाघ परियोजना है साथियों इसी अभ्यारण्य में की गई थी। ये लाइन गलती से लिखी जा चुकी है, इसको आप लोग यहाँ से डिलीट कर देना। ठीक है, इस अभ्यारण्य में राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना बनाई गई थी जो जून 2021 से चलाई जा रही है। इस अभ्यारण्य में सबसे छोटी बिल्ली मिलती है जिसका नाम है रस्टी स्पॉटेड बिल्ली पाई जाती है यहाँ पर। यह अभ्यारण्य पाइथन अजगर की भी शरण स्थली है। आपको ध्यान होना चाहिए, पाइथन अजगर की शरण स्थली रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ठीक है, बाघों का जच्चा घर कहा जाता है। इस अभ्यारण्य में मेज नदी गुजरती है, मेज नदी, जिसके किनारे रामगढ़ महल बने हुए हैं। ओके, अब आपको याद रखना है राजस्थान में कुछ प्रस्तावित अभ्यारण्य जो आगामी समय में घोषित किए जाएंगे या बनाए जाएंगे। तो पहला तो है विशलपुर अभ्यारण्य, ये टोंक जिले में। पक्षी अभ्यारण्य बात करें बड़ोपल हनुमानगढ़ में। भालू अभ्यारण्य भीनमाल जालोर में। गधा अभ्यारण्य हमारा ढूंढलो झुंझुनू में। मोर अभ्यारण्य भी झुंझुनू में। गाय अभ्यारण्य अजमेर संभाग में। सर्प उद्यान भरतपुर में। और मछली अभ्यारण्य बड़ी तालाब उदयपुर में। ये हमारे अभ्यारण्य जो है साथियों ये प्रस्तावित अभ्यारण्य है, आपको याद रख लेने। आगामी भविष्य में ये बनाए जाएंगे सरकार के द्वारा राजस्थान में। तो ये भी मैंने आपको बता दिए। इनकी अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है लेकिन प्रस्तावित जरूर किया गया है इनके बारे में थोड़ा सा, तो मैंने आपको तुरंत बता दिया। ओके, चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं सभी विद्यार्थी। और हमारे खुराना क्लासेस जो है साथियों ऐप, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उससे अपने टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज़ है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपकी पात्रता वाली, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज़ देखना चाहते हो तो वो भी पूरी व्याख्या सहित है टॉपिक वाइज। उसमें आपको 100 नंबर का मैटर है, वो राजस्थान जीके हमारी मेंस में 100 नंबर की आएगी। ठीक है भाई, तो चलिए क्लास को लाइक करो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रखो। थैंक यू सो मच।